afternoon, everyone. Priyanshu, Gurveer, Abhishek, Ananya ji, Sushma, पेस, प्रिया। एक बार बताओ, आगे पार्ट पीछे से पार्ट का स्टेटस है क्या? आगे पार्ट पीछे से पार्ट स्टेटस ऐसा है क्या? पीछा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन से भूल गए क्या अपन? याद है? आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं है? नहीं है ना? क्योंकि अभी एक छोटा सा 5-7 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। रेडी हो तुम? कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको। चलो महाराज, कुछ बेसिक क्वेश्चन, बट ये टेस्ट है स्पीड टेस्ट। ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट किस चीज का टेस्ट है? ये स्पीड टेस्ट है। तो जो मैं टाइम लिमिट दूंगा उस टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है? विद इन टाइम तुम लोग आंसर करना है। 1 मिनट वेट करते हैं, अगर और किसी को ज्वाइन करना तो कर ले। उसके बाद फिर मैं परसेंटेज और आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी अपन स्पीड टेस्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन का टेस्ट है बताया तो तुम लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन। 1 6 3 और 10, 10 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। जो हम लोग प्रीवियस पढ़े उसी से दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ अपकमिंग टॉपिक पे डाल दूंगा। अगर से भी अपन स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करने में टोटल जो टाइम आपके पास, रीड करके सॉल्व करने में टोटल टाइम है 120 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। आंसर कमेंट नहीं करना, पोल करना। स्पीड चेक करना होगी, कितनी स्पीड से सॉल्व कर पाते हो। मैं डायरेक्शन भी पूछ रहा हूँ और डिस्टेंस भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आंसर कमेंट नहीं करना। 60 सेकंड्स। लास्ट 16 सेकंड्स। चलो, टाइम अप हो गया। देखो मजेदार चीज, 17% लोगों ने ए बोला है, 20% लोगों ने बी बोला है, 30% लोगों ने सी बोला है, 31% लोगों ने डी बोला है। गजब हो गया। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। समय समाप्त हो चुका है बेटा, बताओ इसका आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट 2 मिनट्स मैंने दिया था। कितने लोग 120 सेकंड्स के अंदर ऑप्शन सी टिक कर एक बार यस कमेंट करो। से यस इफ यू टिक सी इन 120 सेकंड्स। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन में। स्पीड टेस्ट का मतलब समझते हो तुम लोग क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग स्पीड टेस्ट? प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है स्पीड टेस्ट।
समय समाप्ति की घोषणा, क्या आ रहा है आंसर इसका? कितने लोग का 90 सेकंड के अंदर डी आ रहा है? मोहित क्या रख रहा? गौरव 90 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 60 सेकंड, 60 सेकंड, स्पीडली सॉल्व करो। वाई एक्सेस यहाँ पे मिरर है, स्पीड टेस्ट चल रहा है दोस्तों, स्पीड टेस्ट प्रेशर के साथ हैंडल करो। बोलो भाई लोग क्या आ रहा है? आदर से स्पीड बढ़ा बेटा, आदर से स्पीड बढ़ा, मतलब 2-4 सेकंड से भी छूट रहे हो तो स्पीड बढ़ाओ। जो मैं टाइम दे रहा हूँ मैक्सिमम टाइम, उससे टाइम नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे क्या, इसको याद है क्या? नीलम ये क्वेश्चन किए कि नहीं किए? नीलम बता देती है इसमें किए कि नहीं किए। चलो 30 सेकंड बचे। स्पीड टेस्ट में तुम लोग फेल मत हो जाओ, स्पीड टेस्ट में फेल नहीं हो जाना। तुम लोग पता है 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, लगभग 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरे एक स्टूडेंट का, अभी आईटी में वो आईटी बॉम्बे में 63 नंबर आया था, 63 या 67 ऐसे कुछ। 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 44 क्वेश्चन सही बना के अटेम्प्ट उसने 55 क्वेश्चन किया। नहीं नहीं 11 क्वेश्चन गलत भी किए। आइए फिर से नहीं, देखो कैसे किया बताओ। इसका आंसर पहले कमेंट करो, इसका आंसर क्या है? सी है ना? क्या है गौरव? इधर देखो क्या हुआ, किस तरीके से बनाया उसने बता रहा हूँ। 65 क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व 65 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स होते सर? कितने मार्क्स होते? 100, 100 मार्क्स होते। उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे भाई, 5 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, जो अटेम्प्ट नहीं हुआ। कितने नंबर मिस हो गए उससे? 55 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन उसने गलत बनाया। इसमें 7 क्वेश्चन 2 नंबर वाले थे, 4 क्वेश्चन नहीं, 7 नहीं, 6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले थे, और 5 क्वेश्चन 1 नंबर वाले थे। कितने क्वेश्चन का उसने गलत बना दिया? 11 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का उसने गलत बना दिया? 12 5 17। और सारे के सारे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? एमएसक्यू में एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कुछ एमएसक्यू थे, कुछ एनईटी थे, कुछ एमएसक्यू थे, कुछ एनईटी थे, तो एवरेज जो था उसका 7 नंबर का नेगेटिव मार्किंग हुआ। तो 17 और 7 कितना हो रही है? 6 दूनी 12 5 17 और 7, 17 और 7 कितना हो गया भाई? 24। 85 माइनस 24 कितना हो गया? उसका 63 नंबर आया था, उसका 63 नंबर आया। ऐसे कुछ था मैथमेटिक्स, मोटा मोटी ऐसे था। तो देखो यार कितना बेहतरीन है कि हम लोग 44 क्वेश्चन सही बना के और 11 क्वेश्चन गलत बना के 60 प्लस मार्क्स ले आ रहा है, और 10 क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिया। इजी नहीं है, सोच के देखो एक बार। तो 60 नंबर लाना गेट में मुझे लगता है कि आसान है, बशर्ते आप पूरा पढ़ के गए हो और अच्छे से रिजल्ट किया। फिर भी आपके 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 55 क्वेश्चन में से आप 11 क्वेश्चन गलत भी बना रहे हो। सिविल की बात करो, सिविल में आया था उसको 60 से प्लस नंबर आया। आईटी कानपुर की बात है, 2023 की बात है। रैंक भी अच्छा था उसका, अंडर 100 रैंक था, अंडर 100 था, अंडर 200 था, ये पता नहीं। आईआईटी चले गया था ये मेरे को।
नहीं फिर भी यार तो मतलब 55 में से अगर 11 क्वेश्चन गलत बनाया तो कितने परसेंट सही बनाया? 44 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 55? 80% की एक्यूरेसी, बट नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन अगर 55 देखा जाए और वैसे सोचा जाए अगर 65 में उसका 44 सही हो रहा है तो 44 65 का कितना परसेंट हुआ? 44 65 का कितना परसेंट हुआ? 66%, 67% है ना, 67% के आसपास। अगर तुम्हारा 67% कम हो जाता है तो तुम आईटी पहुंच जाते हो, 60% में आईटी पहुंच जाते हो। चलो कोई बात नहीं। 105 सेकंड में सॉल्व करना है इसको। करो। फिफ्टी सेकंड। स्पीड टेस्ट में फेल हो जाएगा बेटा, तुम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। स्पीड टेस्ट में गड़बड़ कर, स्पीड टेस्ट में गड़बड़ कर, दिक्कत तो है क्योंकि ए को भी टिक कर रहे हो, बी को भी टिक कर रहे हो, सी को भी टिक कर दे रहे हो, डी को भी टिक कर दे रहे हो, अलग 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 अलग। दीपक आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं है सर, बोला था बेटा तुम्हें। मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। समय समाप्त हो गया। कितने लोगों से बना क्या रहा आंसर? सब 25-25% टिक मारे। अनन्या डी बोल रही है, जनेश सुपेश, नीलम सी बोल रहे हैं। कोडिंग क्या हुई है इसकी बताओ, प्रोसेस क्या कोडिंग का? हम्म। पी और बी को रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है? इज इट क्रॉस मतलब पी के साथ किसका क्रॉस है? ए का है। फिर आर के साथ आई का, ऐसा। तो वंडर के साथ क्या होगा? पढ़ाने के बाद नहीं बता रहा। डी के लिए क्या होगा? डब्ल्यू होगा, ठीक है। आई बी डब्ल्यू एम एल एम एल डी आर, ऑप्शन डी है। डी वाले कैसे बोलेंगे भाई? बट इसको इसको कितने सेकंड में आप बना पा रहे हो? 2 मिनट में बना पा रहे हो? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियां तो करवाना है मेरे को, गलतियां तो करवाना है ताकि ये गलती रिपीट हो तो एग्जाम में 100 सेकंड में सॉल्व करो इसको। अभी गलती करवाऊंगा तुम लोगों की बेइज्जती होगी, अंदर से लगेगा यार सही बना। एग्जाम के लिए तो इज्जत पड़ जाएगी तुम्हारी। अभी अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा गलत बना के क्या कर रहे हो, ये उससे क्या फर्क पड़ेगा तुमको? एग्जाम में बेइज्जती होनी चाहिए। मेरे से जितनी बेइज्जती करवानी करवाओ, एग्जाम में बेइज्जती मत करवाना। मेरे से डांट खा लो, एग्जाम में मत खा लेना। सॉल्व करो। मैं जल्दी जल्दी में सॉल्व करने का, वही तो प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो टाइम लिमिट दिया उसी टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है। जिसका नहीं बन पा रहा है मतलब उससे नहीं बनेगा एग्जाम में, उससे एग्जाम में नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करो। सर मैं 5 सेकंड 10 सेकंड बाद बना ले रहा हूँ। 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद बना ले रहे हो, एग्जाम में आप 65 के 65 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, समझे? सर आप 2 मिनट देते हो, मेरे से 3 मिनट में बन जाता है तो सही बनता है। हाँ तो आप 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने वाले हो, फिर आपका 80 नंबर नहीं आएगा, 55 नंबर आएगा। सोच लो कितना नंबर चाहिए, सोच लो। नंबर चाहिए तो स्पीड बढ़ाओ। समय समाप्त।
समय समाप्त हो गया। क्या है आंसर इसका? डी। इस टाइम लिमिट के अंदर जिसका जिसका बन गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। सत्तर सेकंड, 60 सेकंड, 40 सेकंड, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के पास 5 आ रहा है, इसका मतलब 6 आएगा। 6 तो सब में से डी से जे, जे से क्यू, क्यू से वाई बढ़ रहा है, वाई से बढ़ेगा तो बढ़ के सर्कल कंप्लीट होकर साइकिल से बाहर भी आ गया। लास्ट 15 सेकंड, 5 4 3 2 1। क्या है इसका आंसर? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, या ऐसा डिफरेंस है? समझ पा रहे हो गेम? समझ पा रहे हो गेम? चलो भैया इसको समझ नहीं आ रहा, मेरा कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज वाला चैप्टर देख लेना। ये तो इजी है, कमेंट कर दो। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में कितना टाइम तुमको दे रहा हूँ, अगर आप बोलोगे सर आप कितना टाइम दोगे तो मैं दूंगा इतना टाइम, 40 सेकंड। ये सुनो, है ना? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एक्सेस में टाइम दे दिया मैंने। इवनिंग है मतलब सन किधर होगा? ईस्ट में। शैडो किधर बनेगा? सन किधर होगा सर? वेस्ट में। शैडो किधर बनेगा? शैडो किधर बनेगा? ईस्ट में। इसने डिकोड कर लिया उसके लिए ठीक है, टाइम आपको ज्यादा लगेगा, और जब भी ट्राई कर रहा है तो कोडिंग कोडिंग को 2 मिनट तो दूंगा ही, कोडिंग कोडिंग को 2 मिनट तो दूंगा ही। देखो 25% लोगों ने ए बोल दिया है, 33% लोगों ने ए बोल दिया है, कुछ लोगों ने बी बोल दिया है, कुछ लोगों ने सी बोल दिया है। ए और बी में तगड़ा कंपटीशन हो गया, ए और बी में तगड़ा कंपटीशन हो गया। डी किसी ने नहीं बोला, ये बड़ी गलत की बात है। चलो बट ए और बी में एकदम 50-50% का कंपटीशन चल रहा है। समय समाप्त हो गया भाई, कौन जीता बोलो? कौन जीत गया? कितने टाइम में कितने लोग बना लिए थे, करिए कमेंट करो प्लीज। हो गया 10 क्वेश्चन। लास्ट टी होगा बोल रहे हैं, ऑप्शन तो जरूर है। ठीक बोलो, चेक कर लेना। ठीक बोलो। ओके, परसेंटेज क्या होता है बताओ? कहाँ पे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? चलो मैं मैच करता हूँ। ऑलिव को पीके जी यू एफ बोल दिया, कैसे बोला?
ओ से पी आया। जो मुझे बोला उसके ऊपर गौर करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं देखो तो +1 -1 दिख रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1, है ना? और अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से सोचते हैं तो वॉवेल 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 +1, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल 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 +1, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट -1। तो अब पकड़ते हैं मूव्स को। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है भाई? -1, एम के पहले क्या आता है? एल। वॉवेल में +1, पी। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन फ्रेम किया गया है यहाँ पे। दीपक हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट -1, वॉवेल +1। नहीं एमएसक्यू नहीं है ना, क्योंकि आखिरी के आर के कारण दिक्कत हो रहा है में। ऑप्शन सी इज द आंसर। सुपर यार, गुड जॉब। पूरा वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। हेलो ए वालों, ए वालों, समझे गेम? तो मैं इसमें 1 मिनट के बाद आता, बट बार बार मोहित लिख रहा था, मैं इग्नोर भी कर रहा था, वो फिर लिख रहा है, मैं फिर इग्नोर कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला मैंने देख लिया ऑप्शन ए में, हाँ यहाँ चेंज करेंगे। मैं 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद इसमें आता, बट कोई बात नहीं। पिछली बार तो मैंने क्या किया था, परसेंटेज पढ़ा दिया था, सीएस ब्रांच में पढ़ा रहा था, परसेंटेज पढ़ा के मैं बोला चलो छुट्टी करें, फिर मैं बोला चला इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। लास्ट में मैंने फिर लोग बताया कि भाई क्या आप गेम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन में बड़ा गेम था, बहुत बड़ा गेम था। सीएस में तो 80% लोग ऑप्शन ए टिक किए थे, कंप्यूटर साइंस में 80% लोग ऑप्शन ए टिक किए थे, 80%। चलो परसेंटेज क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए भाई परसेंट, तो बोलो क्या होता है परसेंट? आराधना बिल्कुल सही बोल रही है, ये सीरीज जाएगी, बट इस सीरीज से कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? मैंने ऑप्शन ए कैसा फ्रेम किया देख रहे हो? ऑप्शन ए कैसा फ्रेम किया है कि तुम्हारे अंदर का लालच तुम्हें ले डूबेगा। ऑप्शन ए वैसा फ्रेम किया है कि अंदर का लालच तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन मैं बीच में चुप, तुम लोग देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं बीच में 1 मिनट के लिए चुप हो गया था, एक्टिंग कर रहा था थोड़ा, बट मैं बहुत गंदी एक्टिंग कर दिया। एक्टिंग करने नहीं आ रही ना, तो बॉलीवुड चल जाएगा भाई, एक्टिंग करने थोड़ी आती है। कोशिश किया, मोहित के कमेंट पे इग्नोर भी मारा, पर फिर वो 2 बार लिख दिया, मैं बोला चल ठीक है। चलो परसेंटेज क्या होता है बोलो? पर का मतलब क्या होता है सर? सर चीटियों के पर आ गए, इग्नोर इसलिए कर रहा था अभिषेक, ताकि लास्ट में तुम लोगों को मैं इसको दोबारा सॉल्व करवाता और बोलता देखो भाई कैसे ट्रैप करता है आईआईटी। परसेंटेज क्या होता है बोलो यार जल्दी। एग्जाम की जब सतर्क हो गए ना, सावधान इंडिया दिखा दिया तुमको। सेंट का मतलब होता है सर परफ्यूम नहीं भाई, सेंट का मतलब सो। पर का मतलब क्या हो गया? बाई। तो अपने को मिला के बाई 100 टन, बस ठीक है, सिंपल हो गया खत्म। देखो ऐसे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है दोस्तों, जो आपको बार 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 यूज होगा, कॉपी में लिख लो। व्हाट इज परसेंटेज? प्लीज राइट डाउन। द टर्म परसेंटेज मींस फॉर एवरी 100, हर 100 में कुछ अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 is called percentage and the numerator of fraction is called 100%। जैसे हम बोलेंगे भाई 4%, तो 4 by 100 25%, 25 by 100, तो 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 13। देखो 1 by 2 1 by 3 1 by 4 और 1 by 4 के बाद जो है यहाँ पे एक एरो है, ये कुछ इस तरह से डायग्राम 1 by 9 1 by 10। नहीं पता रहेगा तो तुम्हारे पास वीसी तो है, वर्चुअल कैलकुलेटर, है ना? तो कुछ कुछ लिख लो, ट्वेल्थ नहीं जरूरत नहीं। परसेंटेज को यूज करना हमको। तो परसेंटेज कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस में,
दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। कितना परसेंट लॉस हुआ ऐसा पूछते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट में भी बोलते हैं भाई शेयर मेरा यार 4% नीचे चल रहा है यार, 10% ऊपर आएगा तो बेच दूंगा, है ना, इस बात होती है। तो प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा यूज करते हैं हम। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अभी देखेंगे हम लोग, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैं आपको लिख के लाऊं, मेरे को कुछ भी लिखना नहीं ताकि हमारा फास्ट कवर हो जाए, सही कर रहा हूं मैं लिख के क्या करूंगा तुम लोग लिखना, चलो प्रीवियस निकाल दो, नेक्स्ट सेकंड पानी, पानी लिखा। नॉर्मली इस वाले को लिखना बच्चे इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर हम वो तो कर ही लेंगे ना, वर्चुअल कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। अब देखो सक्सेसिव रेट क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए, ठीक है, मैंने किसी को 100 रुपए दिया, उसने मेरे को 110 रुपए वापस किया, ठीक है। तो मेरा पैसा कितना परसेंट बढ़ गया, ऑब्वियसली 10% बढ़ा, ठीक है। अब मैं उसको बोला कि तेरे को जरूरत है क्या अभी, वो बोला हाँ सर जरूरत तो है, तो मैं बोला एक काम करते 110 रुपए रखे रहे, मेरे को अगले हफ्ते या अगले महीने, अगले हफ्ते कम हो तो अभी रूट किया पैसा हो जाएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर वैसे भाई, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो अगर मैंने उसको बोला कि तेरे को पैसे की जरूरत है, वो 110 रुपए मेरे को वापस दे रहा था, सुनो हेलो हेलो, वो मेरे को 110 रुपए वापस दे रहा था, मैं बोला तू रखे रहे, तू मेरे को रखे रहे, पैसा रखे रहे, और एक काम कर तू अगले महीने ना मेरे को 10% करके दे देना। तो वो बोला ठीक है दे दूंगा, तो मेरे को कितना पैसा वापस करेगा बताओ, कितना पैसा मेरे को वापस करेगा, 120 रुपए के 121 रुपए, 120 रुपए के 121 रुपए, 121। रीजन सर, रीजन बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सक्सेशन में पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कितना परसेंट उससे लिया टोटल, तो मैंने 21% उससे ले लिया एक्चुअली, हाँ ना, मैंने उससे 21% वापस ले लिया, 21% कैसे, तो देखो कॉपी में इसको नोट करेंगे एग्जांपल के तौर पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 10% इन 1 ईयर अगेन इंक्रीज 10% नेक्स्ट ईयर, एंड व्हाट इज द नेट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, गेट एग्जामिनेशन में आया होगा ये, मतलब कई बार गेट एग्जाम में तो मुझे बोला ना कि सर मैं क्वालीफाई होना चाहता हूं, एक नंबर मिल जाए तो हाँ तो एप्टीट्यूड में दे देते हैं, लेट एक नंबर दे दिया। अब देखो इनिशियल पॉपुलेशन करती है तो पहले साल क्या हो जाएगा सर 1 + 1/10 इनटू पी, आप कैसे बोलते हो उसको, आप बोलते हो p + p * 10/100, हाँ या ना बोलो भाई, यस और नो, ऐसे करते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो दिख तो वही रहा है, कुल मिला के मतलब स्टोरी अगर मैं p से कॉमन निकालूंगा तो आ जाएगा 1 + 1/10 और p तुम्हारा बाहर, कुल मिला के वही, ठीक है। तो 11/10 अब 11, अब दूसरे साल की पॉपुलेशन क्या है 10% वापस बढ़ रही है, बट इस बार ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है सर 1.1 की हो चुकी है, तो 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 + 1/10 रहेगा, सिंपल। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे पॉपुलेशन कितने, ओरिजिनल पॉपुलेशन से कितने परसेंट बढ़ गई साहब, 21% बढ़ गई। तो ये एकदम बेसिक है, ठीक है, एकदम बेसिक। ऐसे ही हम लोग और इसको नोट कर लिया आपने, नोटेड है, नोट कर लेना, बिकॉज ऐसा होता है कई बार कि आप छोटी छोटी चीजें नोट नहीं करते हो, बाद में मेरे को बोलते हो सर क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा क्या कंसेप्ट है। मैं बिल्कुल वेट करूंगा, मैं पूरा लिख के लाया हूँ, मैं पूरा लिख के लाया हूँ, मैं बिल्कुल वेट करूंगा, नोट आप लोग को करना। लेकिन बच्चा मेरा रिकॉर्डेड कंटेंट है जो 2018 में मैंने रिकॉर्ड किया था, बताओ कितना साल हो गया, 6 साल। वो वीडियो देख करके बोल रहा है सर 2023 में जो क्वेश्चन आ रहा है सर उस टाइप का तो आपने कराया नहीं है कुछ, मतलब मेरे भाई मैं यहाँ हर 6 महीने में अपना पूरा सिलेबस बदल देता हूँ, कंटेंट अपडेट कर देता हूँ, तो 6 साल पहले का कंटेंट देख के मेरे को बोला 23 रुपये क्वेश्चन नहीं मिला, हंसी आ गई मेरे को, बट क्या बोलूँ, उसको सस्ते में कैसे मिल गया, रिकॉर्डेड 2000 रुपये में खरीद लिया, क्या बोलूँ। उस टाइम मैथ्स में पढ़ाता था 50 घंटे में, उस टाइम मैथ्स में पढ़ाता था 50 घंटे में, अब मेरे को मैथ्स पढ़ाने में 100 से ज़्यादा घंटा लग जाता है। उस टाइम के हिसाब से उतना कंटेंट काफी था, आईटी का लेवल इंक्रीज हुआ, हमने कंटेंट इंक्रीज किया, छोड़ दो। अब मैं नया कहाँ से बोलता हूँ, मेरे को 18 का रिकॉर्डेड पेज को बेच के बेवकूफ बना दिया, 17 का अगर तेरे को रिकॉर्डेड पेज दिया तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती है, मैंने किसी कंपनी का रिकॉर्ड दिया, मेरी क्या मिस्टेक है, मेरे को बोल रहा है सर कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ बता, मैं तेरे को थोड़ी बोला भाई खरीद कर, कभी भी याद रखिएगा, आप लोगों को बता दूं, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, आप लोगों को जहाँ पर एजुकेटर लाइव पढ़ा रहे हैं, हर एक एजुकेटर अपने कंटेंट को चेंज करता है, अपने कंटेंट को इंप्रूव करता है। क्या आपका 2023 आपका 2024 सेम है, नहीं है, 24 बड़ा है कि 23 बड़ा है, 24 बड़ा है, तो मेरे भाई कंटेंट भी इंक्रीज होगा, कंसेप्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। 18 में रिकॉर्ड किया हुआ कंटेंट तुम अभी पढ़ोगे तो भाई मेरे को तो बोलोगे ना सर अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली अगर मैं 2018 में एप्टीट्यूड पढ़ाया था तो ऑब्वियसली अभी जो 24 में पढ़ाऊंगा तो इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स लोअर होगा, आज का जो कंटेंट है वो 10 टाइम्स अपर होगा। अभी उसको मैसेज में किया, मैं बोला भाई क्लास में बात मत करूंगा तेरे से, एकदम दुखी दुखी टाइप का मैसेज कर दूंगा, सिलेबस भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, उसमें स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं था जब पढ़ाया था, बट चलो अब इंक्रीज हो गया, देखो इंक्रीज हो ना, तो इंक्रीज होता है ना भाई सिलेबस, कंटेंट इंक्रीज होता है ना भाई, तो इंक्रीज परसेंटेज उसको बढ़ाना पड़ेगा तब उसको समझ आएगा कि हां सही बोल। तो देखो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, तो अभी बस फटाफट नोट कर लेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इससे। ओरिजिनल इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, 10%, ओरिजिनल वैल्यू जो भी है 100 तो इंक्रीज परसेंटेज हो जाएगा, डिक्रीज में डिक्रीज हो जाएगा, चेंज, तो ये इंपॉर्टेंट है, चेंज, चेंज में क्या करना है, ओरिजिनल जो भी था यानी कि ओल्ड और यहाँ पर न्यू, तो बताओ तुम बताओ, पहले मैं 50 घंटे, 50 तो कभी पढ़ाता था, 56-57 घंटे पढ़ाता था, 60 पकड़ लेते, पहले मैं 60 आवर मैथ्स पढ़ाता था, अभी सिविल वालों को जो मैंने पढ़ाया है वो 132 घंटा पढ़ाया है, तो बताओ इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ,
ये मैं पढ़ा था 2018 में, ये मैंने पढ़ाया 2024 में। तो बताओ इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ, चेंज इन परसेंटेज कितना हुआ, चेंज इन परसेंटेज कितना हुआ, बताओ चेंज इन परसेंटेज कितना परसेंट का चेंज हुआ, कंटेंट कितना परसेंट बदल गया, कमेंट करो कंटेंट कितना परसेंट बदल गया, बोलो कितना परसेंट कंटेंट बदल गया या बढ़ गया। 120% कंटेंट बदल गया मेरे भाई मेरा, परसेंट की बात चल रही है, तो उसको कैसे समझाऊं मैं, कोई बात नहीं ना, छोड़ो। एवरेज परसेंट रेट ऑफ ओवर पीरियड, अगर पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। अब मैं पीरियड जैसे बोला था तो मैं 6 साल बोला था, तो बताओ एवरेज परसेंटेज क्या निकलेगा, 60 का 132 घंटे पढ़ाया तो एवरेज परसेंटेज रेट क्या निकलेगा, 20% पर ईयर। वेरी गुड, तो 20% पर ईयर जाएगा ना भाई, ऐसा तो नहीं हुआ कि 120 एक साथ हो गया, 20% मिलाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तब जा कितना कंटेंट बढ़ा। पहले 60 घंटे में खत्म होता था मैं, फिर धीरे से 66 घंटे में खत्म हुआ, फिर 76 घंटे में खत्म हुआ, फिर 86 घंटे में खत्म हुआ। ठीक है, नोटेड है ये, डन, प्लीज राइट डाउन डन, प्लीज राइट डाउन डन इन चैट बॉक्स। और थोड़ा जल्दी नोट करना भाई। प्रिया डन, आदर्श, दीपक। अब देखो 4 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ को मैं काटूंगा, मत नोट करो, तो नोट मत करना जबरदस्ती, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ देयर इज सक्सेसिव इंक्रीज इन परसेंटेज, जैसे परसेंट भी बढ़ रहा है, जैसे मैं जैसे को पैसे दिया 100 रुपए, अब पहले महीने में तो भाई 10% लगेगा, 2 महीने में पहले महीने वापस नहीं करेगा, तो अगले महीने जो है 15% लगेगा, नहीं वापस करेगा तो 20% लगेगा, नहीं वापस करेगा तो 30%, ऐसा बढ़ते जाता है। तो नेट चेंज अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे भाई, अगर x और y दो सक्सेसिव आपके इंक्रीज है, इफ देयर इज सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ x% y%, यहाँ मैंने दो इंक्रीज z हो जाएगा तो 3 कर देंगे सब, ठीक है। नॉर्मली गेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से 5th को भी नोट करेंगे कॉपी में, 6th को भी नोट करेंगे कॉपी में। अब अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ जैसे मेरे से कोई प्रोडक्ट किया, ये क्वेश्चन 2000 दिल्ली गया था, मतलब मैं दिल्ली गया था तो कौन सा ईयर रहा होगा, ये क्वेश्चन 2024 में है, 2024 में क्वेश्चन है यहाँ से। जैसे मैंने पहले डिस्काउंट दिया 10% का, ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया 10%, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया आपके पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%, ठीक है। 7th को भी कॉपी में, ये समझ में आ गया कहानी, 7th को भी कॉपी में नोट करेंगे। इफ एज इनकम इज x% मोर देन बीज इनकम, यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं मैं ए हूँ और कोई बी है, जैसे मैंने बोला मेरा एक दोस्त है जिसकी सैलरी मेरे से 20% ज़्यादा है, तो बताओ मेरी उससे कितने परसेंट कम है, तो आप लोग 20% कम है, गलत हो जाएगा भाई, समझ रहे हो, आपको लगता है गलत है, सही था, गेम है, परसेंटेज में यही टेंशन है। तो मैं क्या बोलूँ, इफ ए इज इनकम x% मोर देन बी इज इनकम, देन बी इज इनकम इज दिस मच लेस देन ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितनी लेस होगी सर, x डिवाइड बाय x प्लस 100, कितना परसेंट, जैसे मेरा मान लो मेरी इनकम मेरे फ्रेंड की इनकम के 20% ज़्यादा है, तो बताओ मेरे फ्रेंड की इनकम मेरे से कितने परसेंट कम है, समझ लो, मेरी फ्रेंड की इनकम मेरी इनकम से कितने परसेंट कम है। सुनने में अजीब लग रहा है ना कि दोनों अलग अलग कैसे आ रहे हैं सर, है ना, तुमको कहीं पता है ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब सर ऐसे कैसे, सही कैलकुलेशन है ना, ठीक है। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, इसलिए मैं खुद ही डाउट क्रिएट करके मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तुमको डाउट नहीं हो रहा। अगर ए की इनकम बी से एक्स कम है तो बी की कितनी ज्यादा होगी, तो कुछ भी नहीं, 100 वही माइनस एक्स प्लस एक्स को माइनस एक्स याद रखना, प्लस एक्स को आपको माइनस एक्स करना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग अभी देखो, मैंने आज तक एप्टीट्यूड के पिछले 35 क्लास में एक जगह भी फॉर्मुला नहीं लिखा है, अब मैं परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, टाइम डिस्टेंस में अब थोड़ा फॉर्मुला लिखूंगा भाई। अब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बोलते हैं बेटा इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, तो थोड़ा सा फॉर्मुला लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चौथी बार कॉल काट रहा हूँ, स्टेट करते हैं वैसे कॉल, थोड़ा बहुत फॉर्मुला लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक लास्ट 10 लिखवाया मैंने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9। If the price of commodity increases by X%, then a reduction in consumption so that so as not to increase expenditure. सर ये मतलब क्या हो रहा है? ये मतलब ये हो रहा है कि जैसे मेरे पास 100 रुपए है, समझना है इसको, यहाँ पे मैं 2 kg प्रोटीन खरीदता हूँ, मान लेते हैं प्रोटीन बहुत महंगा आता है, क्या खरीदें, चलो हम सस्ता कर देते हैं, प्रोटीन खरीद रहे हैं, ठीक है, 500 रुपये मेरे पास, और मेरे को 2 kg प्रोटीन खरीदना, ठीक है। 500 का 2 kg मेरे को प्रोटीन खरीदना। अब क्या हो रहा है, कमोडिटी इंक्रीजेस बाय X%, मान लो यहाँ पर प्रोटीन का जो प्राइस है मेरे प्यारे दोस्तों 250 रुपए से 270 रुपए किलो हो गया, 270 रुपए प्रति किलो हो गया, तो मेरा 500 रुपए का प्रोटीन अब कितने रुपए में आ रहा है, 540 रुपए में, 540 रुपीज मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ मेरे को 500 रुपए खर्चा करना है, मेरी मम्मी ने 500 रुपए दिया, मेरी मम्मी ने 500 रुपए ही दिया है, 500 रुपया देगा ऐसे बोल दिया मेरी मम्मी ने। अब क्या करूँ, अब मैं प्रोटीन वाले बोलूंगा भैया डिस्काउंट दे दो, बोलेगा नहीं दूंगा, अब क्या करूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा साहब, देन रिडक्शन इन कंजम्पशन, मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा किसमें, कंजम्पशन में।
ताकि क्या हो गुरुजी, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। तो मेरे को बताओ कितना किलो प्रोटीन मिलेगा 500 रुपये में? कितना किलो प्रोटीन मिलेगा? 200 से 2 किलो से कम। अरे भाई 2 किलो से कम मिलेगा, वो मेरे को पता है। कितना कम मिलेगा? 200 2 किलो से कितना? कितना परसेंट में कंजम्पशन कम कर रहा हूँ? वो है भाई साहब तुम्हारा ये। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज। अब मैं प्रोटीन लेने के लिए गया, अब मैं प्रोटीन लेने के लिए गया, प्रोटीन वाला बोल रहा है डिस्काउंट है 20% का। यस, ये तो चाहिए आपको। 20% का डिस्काउंट आ गया, तो प्रोटीन कितना रुपये किलो में मिल रहा था? 20% का डिस्काउंट आ गया, प्रोटीन कितना रुपये किलो में मिल रहा है? 20% का डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोटीन कितना रुपया किलो में मिल रहा है? पहले कितने में मिलता बेटा? 250 रुपये में। 250 का 10% कितना हुआ? 25। 25, हाँ सर। 20% कितना हुआ? 50। अब कितने में मिल रहा है मेरे को? अब मेरे को मिल रहा है 200 रुपया किलो। 200 रुपये किलो में मेरे को 500 रुपये खर्चा करना है, तो अब मैं 3 किलो घर लेके जाऊंगा, बोलो हाँ या ना? 3 किलो मिलेगा? सर कौन सी दुनिया में हो सर? अरे नहीं समझा, नहीं गलत है ना यार, गलत है तो गलत है बोल रहे हैं ना। 3 किलो कैसे ले लोगे सर आप? 2.5 किलो देंगे सर। ये 2.5 किलो का प्रोटीन जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं है, उठ जाता है। तो 2.5 किलो प्रोटीन मिलेगा भाई तुमको। तो 2.5 किलो प्रोटीन मतलब तुमने क्या किया? इंक्रीज इन कंजम्पशन। कितना होगा गुरुजी? इतना। ठीक है, ठीक है। कंजम्पशन का परसेंटेज कितना बड़ा वो मेरे को, तो पहले तुम 2 किलो प्रोटीन खाते थे, अब तुम 2.5 किलो प्रोटीन खा रहे हो। कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों? कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ा? बताओ कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ा? पहले तुम 2 किलो प्रोटीन खाते थे, अब तुम 2.5 किलो प्रोटीन खा रहे हो। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस? तो देखो यहाँ पर आप क्या डालोगे? कितना परसेंट तुम्हारा पैसा गिरा? 20% गिरा था, तो तुम डालोगे 100 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 80%। 0 0 2 4 ये 25%। इसका मतलब रेट जब गिरा 20%, कंजम्पशन बढ़ गया 25%। क्या बात है सर, ऐसा कैसे हो गया सर? है कि नहीं भाई? हाँ या ना भाई? रेट गिरा 20%, कंजम्पशन बढ़ गया 25%। यही तो करते हैं हम लोग। उसके बाद पेट निकल जाता है। जहाँ जहाँ पे कोई भी चीज की वैल्यू कम होती है, तुम्हारा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? देखो, समझ जाओ यहीं से, परसेंटेज से समझ जाओ, परसेंटेज से समझ जाओ। एक और चीज मैं तुमको बताता हूँ, अभी मैं फाइनेंस थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ कभी कभी, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड ऑल। आप अपने इनिशियल स्टेजेस में जब आप पैसा कमाना चालू करोगे, फ्री की सलाह दे दूं क्या? छोड़ो नहीं देता, जब पैसा कमाना चालू करोगे तब दूंगा ना, अभी क्या पता। पैसा कमाना चालू करोगे तो मेरे से कहाँ मिलोगे, फिर तो तुम अलग दुनिया में रहोगे। ठीक है, तो चलो ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो, नोट कर लिया इसको प्रॉपर? नोटेड है महाराज? जल्दी बोलो, दूंगा भी और 10 बस इतना ही करना है, बाकी फिर आप सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी सीधा नया टॉपिक है, नया टॉपिक मतलब परसेंटेज से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, नोटेड है ना 10 चीज, तो ये परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, मान लो कि मैं, सुनना, हम लोग घर के लिए खरीदते हैं, मान लो अच्छी चीजें देखो तो मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स नाम जब नया नया आया था तो रेट ज्यादा था, रेट कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलेट्स अगर आप लोग घर के लिए खरीदते हो दोस्तों, अभी दिवाली सेल में क्या हुआ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पता लगे हाँ सर क्या बोल रहे बताओ सर, है ना? क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो तुम मिलेट्स खरीदते थे 1000 रुपए का, 10 kg। ठीक है बेटा, अब इसके प्राइस में क्या हुआ, दिवाली ऑफर आया और इसका जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ बाई 18%। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया मान लो, तो 18% प्राइस ड्रॉप हुआ। कहानी समझ गए? तो तुम बताओ कि तुम्हारा कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज होगा? तो तुमको यहाँ पर कितने किलो खरीदोगे वो निकालने की जरूरत है क्या? तुमने कितना केजी खरीदा वो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। तुम डायरेक्ट यहाँ पर डालोगे एक्स की वैल्यू 18, तुम डायरेक्ट यहाँ पर डालोगे एक्स की वैल्यू 18, तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना? 82। ठीक है, तो 21.95 तुम्हारे पास जो है आंसर आ रहा है। 18% तुमने इधर प्राइस ड्रॉप हुआ तो तुम बढ़ोतरी कर दी है अपने कंजम्पशन की। चलो ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले लिया था। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे और थोड़ी पढ़ते हैं। थोड़ी पढ़ने में मजा आ रहा है ना? थोड़ी पढ़ने में मजा आ रहा है? थोड़ी पढ़ने में मजा आ रहा है? चलो अब अपन प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं भाई साहब। टाइटल लगेगा, टाइटल यहाँ मिसिंग है, डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का। क्लास 8 में इसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो हमको क्लास 8 के क्वेश्चन से ही आपको गेट में क्वेश्चन आएगा, बात खत्म हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ यही पर हम सकते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, क्लास 8 का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसी का क्वेश्चन तुमको गेट में देता है बात। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीपी एसपी पीएल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इसको सुन लो बस, लिखे पढ़े लिखे पढ़े। कॉस्ट मतलब मैं कितना लूं, जैसे मैं घड़ी लेके आया मान लो, ठीक है, ये घड़ी में लेके आया और ये घड़ी अब मेरे को तुम लोगों को बेचना है। ठीक है, समझना, और उसके बाद तुम कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, मान लो ये घड़ी लेकर के आया, इस घड़ी की कीमत है मान लो 200 रुपया, तुम लोग मेरे को बोल रहे हो 150 रुपया देगा। ठीक है, मैंने मान लो ये घड़ी खरीदी 200 रुपये की, तुम मेरे को बोल रहे हो 150 रुपया देगा, तो मेरे को कितना लॉस, इससे मेरे को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? जल्दी बताओ, इससे मेरे को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ सर, ऑब्वियसली लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ, है कि नहीं? कितने परसेंट का लॉस हुआ, बस वही पढ़ना है। देखो, कॉस्ट प्राइस कितना जी? कॉस्ट प्राइस कितना? 200 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना? 150 रुपया। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? क्लियर कट है, दोनों में जो डिफरेंस होगा
अगर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है या कम है उसके बेसिस पे डिफरेंस होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा। क्लियर कट एग्जाम है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। ठीक है, कौन सा? एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सीएस लिख दिया जल्दी से। फॉर्मूले की अगर बात करें तो प्रॉफिट ये अपने को दिख रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए अगर प्रॉफिट या गेन की अगर बात करें, लॉस की अगर बात करें, ऐसे ही हटा दो, ये गड़बड़ बैटरी हटा दो। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। गेन की अगर बात करें तो मेन जो मेरा मैंने जो मुद्दल अप्लाई किया है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना, जितने में मैंने खरीदा है। अब यहाँ पर टर्म इंट्रोड्यूस होता है डिस्काउंट। अब यहाँ पर टर्म इंट्रोड्यूस होता है डिस्काउंट कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो भी पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, समझना। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ फिर भी पैसा कमा रहा हूँ। जैसे ये मोबाइल मोबाइल बेचूंगा भाई, मोबाइल अपना काम से क्या बेचूंगा, ये पेन बेच दूंगा, ये पेन बेच दूंगा। ये टीचर देते मेरे को, एक स्टूडेंट ने दिया था, ये मेरे घर में पढ़ने के लिए आता है बच्चे, मेरी वाइफ पढ़ाती है 9 10 तक के बच्चों को। तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कोई डाउट लेके आता है तो बता, तो एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था मैं पढ़ के, उसने मेरे को ये पेन दिया, मेरे को बोलता सर आप पढ़ा, तो मैं समझ नहीं आ रहा। सुन तो नहीं रही ना, नहीं पता नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मेरे को बोलता सर आप पढ़ा दो, मैं बोला नहीं यार ऐसा नहीं होता। चलो, ये पेन मैंने खरीदा खरीदा नहीं, मेरे को मिला। तो मान लो ये पेन मेरे को मिला 10 रुपये का। वैसे 10 रुपये में ये वाला पेन नहीं आता, ये वाला पेन है भाई, इंक वाला पेन है, ये इंक वाला पेन। समझे? तो ये पेन है मान लेते हैं 100 रुपये। बाप रे, मैडम का मैसेज आ गया, क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। समझ रहे हो? आती है भाई, बड़ा नहीं होता। तो ये पेन है 100 रुपये का, ये इसका एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब मैंने ये पेन खरीदा, मान लेते हैं, मान लो मैंने ये पेन खरीदा, बेचने के लिए खरीदा था 70 रुपये, ठीक है, और मैंने 10% का डिस्काउंट रखा है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, तो प्रॉफिट कितना होगा? और अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये सवाल गेट में आया तो तुमको कैसा लगेगा? तुम बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, सुबह नहीं, मैं दोपहर हो गई, शाम हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन भी गेट में आया भाई, मेरे को कई बार मतलब मेरे को कई बार लगता है क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वन मेरे को 100 रुपये एमआरपी है, अगर मैं बिना डिस्काउंट के बेचता तो मेरे को 30 रुपये मिलता। एक बात बताओ, डिस्काउंट में दूंगा तो किसमें दूंगा? डिस्काउंट में दूंगा तो किसमें दूंगा? एमआरपी पे दूंगा बेटा, एमआरपी पे डिस्काउंट दूंगा। बट गेट में सवाल कैसे किया था? डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस बोल दिया था भाई, क्या खतरनाक क्वेश्चन हो गया था। मतलब अगर कोई बच्चा डिस्काउंट का बस पड़ा और जैसे नीलम है वो डिस्काउंट पढ़ के आ रहा है, नहीं है, समझ रहे हो? अगर उसकी नजर गई नहीं कॉस्ट प्राइस पे तो वही खेल खत्म। इसलिए क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना, सिंपल क्वेश्चन भी कई बार दर्द देके चल जाता है। तो अब बताओ, अगर ये डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस है तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट? मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट? कितने रुपए का प्रॉफिट? लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ। मैंने कॉस्ट प्राइस, ये तो गेम, मतलब मैंने 10% का जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मैंने डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 7 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है पता तुमको बेटा? इसका मतलब मैंने 93 रुपीज में बेचा है। क्वेश्चन ये था, 93 रुपए का मैंने बेचा है, तो मेरे को फायदा कितना रुपए का हुआ? 23 रुपीज का मेरे को फायदा हुआ। ठीक है, गेम है, सवाल में सवाल तो सदमे में आगे चलो छोड़ो। ठीक है, कॉस्ट सेलिंग प्रॉफिट लॉस मुझे पता चल गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा देखने में कचरा लगेगा, कचरा लगेगा, बट कॉपी में सुंदर से लिखना। ठीक है, रिवाइज के टाइम पे तुमको ये इजी लगेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, तुम मेरे को ये बताओ कि तुम तुम्हारा थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करता हूँ कि मान लो एक कंपनी खोलनी है, तुम स्टार्टअप करना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ा लो, थोड़ा सा फाइनेंशियल तो पढ़ाऊंगा भाई। तुम एक स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है, अभी तो ऐसा लगेगा कि सर हम 2 मिनट हमारा वेस्ट, कुछ वेस्ट नहीं होगा, थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा। तुम एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो तुम इंडिविजुअल स्टार्टअप करोगे, सुना, इंडिविजुअल स्टार्टअप करोगे और अपने नीचे एम्प्लॉयर होगे, या फिर तुम पार्टनर खोजोगे और यहाँ पे शेयर एक्सचेंज करोगे या कंपनी का शेयर उस पार्टनर को दोगे। मैं तुम्हारा थॉट जानना चाहता हूँ। तो शेयर वाले शेयर लिख सकते हैं और अपने अंदर एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर लिख सकते हैं। दोनों में फायदा और नुकसान क्या है उसके बारे में बात करें। मैं जस्ट थॉट जानना चाहता हूँ, क्या करूँ? ओके, कुछ लोग एम्प्लॉयर करेंगे, कुछ लोग शेयर। ओके, ज्यादा लोग एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी तुम्हारा है और लॉस भी तुम्हारा है। इसका मतलब 100% रिस्क किसका है साहब? 100% रिस्क किसका है? तुम्हारा। शेयर में कर दिए तो क्या हुआ? पार्टनरशिप में कर दिए गेम तो क्या हुआ कि भाई कितने परसेंट पार्टनरशिप? मान लो 3 पार्टनरशिप है तो तुम्हारा 50% है और उन दोनों का 25-25%। तो अभी अगर प्रॉफिट होता है 100 रुपए का तो 50 रुपए तुम्हारा, 25-25 इनका। और मान लो लॉस हुआ 100 रुपए का तो 50 रुपए तुम्हारा और 25-25। तो ये थॉट, ठीक है, रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, शेयर भी डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में जितना भी स्टार्टअप होता है शेयर बेसिस होता है। अगर तुम एम्प्लॉय रख करके काम कराने वाले हो तो तुम अपनी टीम को और अपने स्टार्टअप को बिग नहीं कर सकते, तुमको अपनी कंपनी बेचनी पड़ जाएगी, तुमको अपनी कंपनी बेचनी पड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखो। जब तुम शेयर देना चालू करते हो कंपनी के शेयर, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी दबा के काम करते हैं, रिस्क भी कम हो जाता है, सबका रिस्क कम हो जाता है। और अगर मान लो कंपनी ग्रो नहीं करती, कोई अलग अलग होना चाहता है, अलग अलग होकर दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिवालिया घोषित होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कंपनी को बेचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। चलो ठीक है, एक और चीज है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हुआ है तो ये होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस
और अगर गेन हुआ तो, और सेम केस में अगर लॉस हुआ तो ये, सेम केस में अगर लॉस हुआ तो ये। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? हम ऐसे फॉर्मुला याद नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है? हम ऐसे फॉर्मुला याद नहीं करेंगे। हमको एक बेसिक चीज पता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। लॉस होता है तो क्या होता है, हमको पता है सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। गेन होता है तो हमको पता है सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डू नॉट राइट प्लीज, ठीक है? इफ द पीरियड ऑफ इंस्टॉल, यहाँ पे एक चीज, if the period of investment is same for each partner, then the profit or loss divided in the ratio of their risk. अगर हम अपन बात करें, जो मैं तुमको बोला था अभी, जो मैंने पीछे क्रिएट करा था एक सीन कि तुम पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो कि कैसे काम करना चाहते हो, 8 नंबर वाले पॉइंट को लिख लेना बस। ये 5 6 7 लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 कॉपी में नोट करेंगे प्लीज। पॉइंट नंबर 8 कॉपी में नोट करेंगे। इफ एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन बिजनेस, ठीक है? अगर दो पार्टनर है एक्स और वाई, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई का रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट का भी रेशियो वैसा होता है, और लॉस का भी रेशियो वही होता है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करूं मैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स जितना उसने टाइम पीरियड किया, और प्रॉफिट और लॉस ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लो मैंने कंपनी खोली है, एक एक सिनेरियो इमेजिन करो। मैंने कंपनी खोली, तो क्योंकि मैंने खोली तो 100% शेयर किसका दोस्तों? मेरा, ठीक है? और कंपनी का वैल्यूएशन मान लो कि आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है। मेरा इन्वेस्टमेंट मान के चलो 70 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब 2 साल तक चला, फिर मान लो कि मेरे साथ में दीपक जुड़ गया। दीपक बोल रहा है कि सर मेरा ग्रेजुएट हो गया, आईआईटी से पास हो गया, तो ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बोला ठीक है चल। अब वो जुड़ गया। 5 साल के बाद मैंने कितने साल लगाए? अच्छा, दीपक ने इन्वेस्टमेंट के बोला सर कंपनी का वैल्यूएशन 1 सीआर है, तो मैं भी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरे साइड से करता हूँ और कंपनी को अपना आगे बढ़ाता हूँ। अब समझ लो, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था? 70 लाख का। कंपनी का वैल्यूएशन जो भी है उसको बाद में सोचेंगे। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना? 70 लाख का। दीपक का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया यहाँ पे? 50 लाख का, ठीक? मैंने 5 साल के बाद कितना टाइम दिया? आज की डेट में दीपक ने स्टूडेंट, मैंने 5 साल के बाद 7 साल दिए, क्योंकि 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दीपक ने 5 साल के बाद कितने साल दिए? 5 साल ही दिए भाई, क्योंकि वो अभी भी इन्वेस्टमेंट में जुड़ा था, तो 5 साल के बाद 5 साल दिए। तो प्रॉफिट ज्यादा किसको होगा? ऑब्वियसली मैंने पैसा ज्यादा लगाया और मैंने टाइम भी ज्यादा लगाया, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर हम दोनों ने पैसा सेम लगाया पर मैंने टाइम ज्यादा लगाया, तो प्रॉफिट किसको होगा? दोनों ने पैसा सेम लगाया, मैंने 50 लाख लगाया, दीपक ने, अगर मैंने टाइम ज्यादा लगाया तो भी मेरे को होगा, क्योंकि टाइम और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के क्या साथ प्रोपोर्शनल है, उसी हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा, अभी एक और चीज, अगर मैंने पैसा लगाया, ठीक है, और मैंने टाइम ज्यादा लगाया, ठीक है, और लॉस होता है, दोनों ने पैसा सेम लगाया, टाइम मैंने ज्यादा लगाया, तो लॉस होगा, तो ज्यादा लॉस किसको होगा? ऑब्वियसली जिसका टाइम गया उसी को ज्यादा लॉस होगा। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल रिलेशन नोट कर लिया होगा आपने पहला दूसरा। एवरेज की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन हम लोग भले आज नहीं पढ़ेंगे, तो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक नोटेड है? तो मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी को मैं लॉजिक के साथ क्रिएट करके और एग्जांपल के साथ क्रिएट करके बता रहा हूँ। एवरेज कुछ नहीं, मीन वैल्यू होता है। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा दिया तुम लोगों को, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पढ़ा करो। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा दिया तुम लोगों को, स्टैट्स, चलो चलो, तो बस एवरेज वही है, स्टैटिस्टिक्स वाला एवरेज है, ज्यादा कुछ नहीं है, सब जोड़ के डिवाइड बाय एन करो तो बनेगा। मैंने तुम लोगों को ग्रुप डेटा का भी स्टैटिस एवरेज बता दिया था, याद है क्या? ग्रुप डेटा वाला भी अनग्रुप डेटा सब बता दिया, तो ये वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वेटेड मीन क्या होता है, इस एक एग्जांपल से तुमको देखो। वेटेड मीन को जब मैं सोचा कि डेफिनेशन लिखूं, तो मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, सच्चाई ये है कि मैं कैसे वेटेड मीन को डिफाइन करूं। इस एक एग्जांपल से तुमको समझ आ जाएगा। तो वेटेड मीन का हम क्या ले रहे हैं भाई? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। वेटेड मीन क्या होता है? Let us assume we have to calculate the combined average marks of two section of 12th class, provided student of section A have 60%, average marks, and student of section B is 70%, 75, 70% average marks. Now, अब देखो ध्यान से, मातृभाषा में समझते हैं। हम लोगों को दो क्लास का कंबाइन, सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्लास 12 का एवरेज निकालना है। ठीक है? क्लास 12 प्रोवाइडेड स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए 60% एवरेज मार्क्स और सेक्शन बी का 70% एवरेज मार्क्स है। नाउ द नॉर्मल आंसर गिवन बाय एनीवन विल बी 65%। आप बोलोगे हाँ सर, मतलब एक क्लास का 60 है सर, और दूसरी क्लास का 70 है, तो एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा सर? 65। हाँ या ना बोलो भाई प्लीज। तो इसको हम देखो, मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है नॉर्मल आंसर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखो, तो मैंने ये लिखा नॉर्मल आंसर। ये देगा बच्चा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, नॉर्मल आंसर ये देगा बच्चा। बट ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आप कैसे बता दोगे कि कितने लोगों का ये एवरेज मार्क्स है, कितने बच्चों का ये एवरेज मार्क्स है? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? मान लो कि सेक्शन ए में 30 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 32 बच्चे हैं, तो क्या अभी भी 65% होगा दोनों का एवरेज? नहीं होगा ना, क्योंकि उन 30 बच्चों का 60% और 32 बच्चों का 70%। कैसे? इसी को आप क्या बोलते हो? देखो क्या लिखा मैंने, विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द वेटेज मीन। एग्जांपल से क्लियर है? एग्जांपल से क्लियर है? तुमसे एक बात बताओ, अगर मान लो 30 स्टूडेंट का, अब देखते तुम लोगों को ना ये बनता है कि नहीं बनता, 30 स्टूडेंट का 60% एवरेज आ रहा है और 32 स्टूडेंट का 70% एवरेज आ रहा है, तो इसका मीन क्या होगा दोस्तों? इसको आप वेटेड मीन बोलते हैं। कमेंट करो, एक मिनट, ये बोलती कॉपी बहुत गंदी होगी। कैसे निकालेगा 65.16? कैसे निकालेगा? 60 into 30 plus 70 into 32 divided by 60, ऐसा कुछ कर दिया तुम? पता नहीं तुम लोग क्या कैसे क्यों बताओ? जो मैं बोला अभिषेक वही किया क्या? ठीक है, पता तुम लोग आता है।
फास्ट करते हैं यार, थोड़ा सा फास्ट नोट करते हैं। अब आती बात इंटरेस्ट की, ब्याज। यहाँ से ये रेलवे बैंक में ना मतलब भर देता है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पीआरटी पता है सब लोग को, पीआरटी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने टाइम पीरियड के लिए मैंने तुमको पैसा दिया, तुमको मतलब जिसको भी दिया जिसको भी दिया है ना, बैंक से मैंने पैसा लिया है ना। जैसे मैंने एक घर बनाया, तुमको कभी करवाता हूँ, तो मैंने जैसे अब देखो घर हो चाहे कार हो, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हो रहा है कि हर साल चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि का मतलब हो रहा है चक्रवृद्धि, चक्र का मतलब होता है पीरियड, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट, चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में इसको बोलते हैं। मतलब सर, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर अभिषेक बोल रहा है, अभिषेक लगता है बैंक में जॉब करने वाला है भाई फ्यूचर में, बोले भाई सर मैं आईआईटी के बाद बैंकर बनूंगा कहाँ का बैंकर, बोले सर मैं यूएस के बैंक में ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं होता, बट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। द अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेटेड विद डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पर्टिकुलर पीरियड, आपके पास दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई खतरा नहीं है। पीआरटी डिवाइडेड बाय 100, जहां पर टाइम आप इसमें कैलकुलेट करो साहब, इयर्स में कैलकुलेट करो, मंथ में कैलकुलेट करेंगे, बार मल्टीप्लाई करो। चलो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर एडेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द कैलकुलेशन, मतलब क्या होता है, दो गुना लगाना शुरू करेगा वो तुम लोग से, क्यों क्या होगा, द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर एडेड टू द प्रिंसिपल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसा फॉर्मूला बनेगा इसका सर, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू P इनटू 1 प्लस R बाय 100, और यहाँ पर T का x, ये देखो T पावर में बहुत पैसा बढ़ने वाला है, माइनस P। जो इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट आपके पास ये हो जाता है। ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट ये है, क्लियर है तुम लोगों को, नोट कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है भाई P 1 प्लस R बाय 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर T। यहाँ पर टाइम पीरियड है, और वो भी कब सर, ईयर्स में। फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला आया कहाँ से मुझे बता सकता हूँ, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, उतना तो है, मतलब 9 वाले बच्चों को बताता हूँ कहाँ से आया, चलो प्रूव करते हैं, सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार नोटेड बोल दीजिएगा प्लीज, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना था, सिर्फ PRT बाय 100 करना है, इसमें दो फॉर्मूले फटाफट नोट करना है, बस अब खत्म कर रहे हैं क्लास। अब देखो अगर हाफ ईयरली में दोस्तों, हाफ ईयरली में कंपाउंडेड होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर में आपका 2 करेंगे। कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 महीने में, क्वार्टरली का मतलब 4 महीने होता है कि 3 महीने होता है दोस्तों, जल्दी बताओ प्लीज। क्वार्टरली का मतलब 4 महीने होता है कि 3 महीने होता है सर, क्वार्टरली का मतलब महीना तो नहीं होता है, बट ईयर बाई 4 होता है, और ये ईयर बाई 2 होता है, ठीक है। तो रेट R बाई 4 हो जाएगा, टाइम 40 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा टोटल अमाउंट कितना आपका बन रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लग रहा है हर साल, जैसे मैंने तुमको बताया था, जैसे मैंने तुमको बताया था कि भाई मान लो कि मैं इस साल बोल रहा हूँ 10% देना, अगले साल बोल रहा हूँ 5% देना, फिर अगले साल बोल रहा हूँ 2.5% देना, तो हर साल चेंज हो रहा है, तो बस कुछ भी नहीं है भाई, सेम यही वाला जो फॉर्मूला, एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो ये है, जिसको अपन अभी व्हाइट कलर के बॉक्स में डाल देते हैं, एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इसी में आप क्या कर रहे हो, R1 R2 R3 R4 अलग अलग टाइम लिया, टाइम हमारे पास तो चेंज होते जा रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने टाइम, टोटल टाइम लिख दिया, तो पहले साल क्या हुआ, तो पहले साल ये हुआ, उसके अगले साल क्या हुआ, उसके अगले साल ये हुआ, उसके अगले साल क्या हुआ, उसके अगले साल ये हुआ, तो कुल मिला के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर सेम टाइम है तो पावर T आ जाएगा। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब क्योंकि R1 R2 R3 हर साल अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा। अब तुम मेरे को बताओ कि मान लो मैंने घर के लिए 40 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और 8.65% इंटरेस्ट रेट से लिया, और 30 साल के लिए लिया, और ये जो इंटरेस्ट है ये फिक्स है, न बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है बेटा। तो बताओ मैंने टोटल कितना पैसा दिया, कमेंट करो। बैंक को मैंने कितना पैसा दिया, अच्छा 40 को भी एक्जैक्ट अमाउंट निकाल लेते ना, बात क्या दिक्कत है। टोटल बैंक को कितना पैसा दूंगा 30 साल के बाद, जल्दी कमेंट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है, बोलो बैंक को कितना पैसा देंगे, समझ रहे हो। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ। तो बैंक लगाता कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर वो EMI मांग देता है, जिसका कुछ अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट में जाता है, कुछ अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में जाता है। इंटरेस्ट वाला ये, फॉर एग्जांपल जो भी इंटरेस्ट महीने का बन रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपसे जब ले लेता है तो वो कंपाउंड नहीं हो पाता। अगर वो भी कंपाउंड करते जाएगा और आपसे एक बार भी वो पैसा महीने में नहीं ले रहा, तो 30 साल के बाद आपसे 5 करोड़ लेने का वो हक रखता है। तुम समझे मैं कहाँ पहुंचाया तुमको, तुम समझ पाए हम कहाँ गए। तो स्कीम क्या होती है कि वो आपसे हर महीने इंटरेस्ट लेते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, इंटरेस्ट तो देते जा रहा है। अगर तुम इंटरेस्ट देने में भी गड़बड़ करके तो इंटरेस्ट उठा के प्रिंसिपल में डाल देता है, और वो उसके बाद इंटरेस्ट मांगता है, उस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। तो 5 करोड़ रुपए नहीं देना मेरे को बैंक को, समझे, मेरे को बैंक को 5 करोड़ नहीं देना, मेरे को बैंक को कितना पैसा देना, मेरे को बैंक को 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 19 लाख ही देना, 1 करोड़ 19 लाख को एस्टिमेट बना रहा है उतना ही देना है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट तब लगेगा जब मैं उसको ब्याज, जब मैं उसको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तब लगेगा जब मैं उसको इंटरेस्ट हर महीने नहीं दे रहा हूँ। आर गेटिंग माय पॉइंट, ये कहानी। चलो जी, ये भी अपने नोट कर लिया।
चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसका थ्योरी का रिवीजन करके आना प्लीज। नेक्स्ट क्लास रिवीजन करके आना, नेक्स्ट क्लास रिवीजन करके आना, फॉर्मूला और थ्योरी रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे फिर क्वेश्चन में तुम जो है टकार मार दोगे। ओ बन गया होता है ना, क्वेश्चन में टकार नहीं मारना, क्वेश्चन को निपटाना है। चलो ठीक है, रिवीजन करके आओ। शुक्रिया, कल मिलता हूँ। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।